यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस की, जिसमें आपकी जो भी कमेटी है, जो प्रोग्राम्स हैं बेसिकली, और यहाँ पर जो बेसिक कम्युनिकेबल डिसीज़ है वो, तो इस तरीके के क्वेश्चन आज की क्लास में आपको ऐड किए गए हैं। और जिन्होंने अभी तक ऐप को जाके डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज़ डाउनलोड कीजिए। आपके लिए ऐप पर बहुत ही अच्छे और हेल्पफुल कंटेंट है। MCQ चैलेंज क्विज फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको PDF अवेलेबल है। और जिन्होंने अभी तक मेडिकल एंड नर्सेस सबका शॉर्ट्स जो सेकंड चैनल है वो नहीं देखा जाके, तो प्लीज़ देखिए। वहाँ पर अब आपको एनिमेशन के तौर पर जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो एज एन एनिमेशन के तौर पे समझाए जाएंगे। अभी रिसेंट में नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कैसे होती है, क्या स्टेप होते हैं, वो आपको ऐड किया गया है 5 मिनट की क्लास में। तो प्लीज़ जाके एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, आपको वो चीज़ अच्छी भी लगेगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया गया है वो है आपका सिफिलिस इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय। तो सिफिलिस का यहाँ पर जो इन्फेक्शन है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है सिफिलिस, तो ये होगी किससे? ऑप्शन में फंगई, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर स्पायरोचीट। तो किससे होगा सिफिलिस इन्फेक्शन? सिफिलिस क्या है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? ट्रिप्नोमा पैलिडियम। बट इन केस आपको एग्जाम में वायरस भी है और स्पायरोकीट भी है। क्या है? वायरस और स्पायरोचीट दोनों दिए हुए हैं, तो आप किसको मार्क करेंगे? तो यहाँ पर आपका जो सिफिलिस होगा वो कौन सा होगा? स्पायरोचीट इन्फेक्शन। क्या है? स्पायरोचीट इन्फेक्शन, जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी का है। और यहाँ पर स्पायरोचीट क्या है? जो ट्रिप्नोमा पैलिडियम हो गया, बोरेलिया हो गया, लेप्टोस्पायरा हो गया, ये सभी क्या है? स्पायरोचीट। और यहाँ पर यदि आपको, क्योंकि बैक्टीरिया है, तो स्पायरोचीट की कैटेगरी में यदि आपका नाम पूछ लें तो क्या आपको बताना है? ट्रिप्नोमा पैलिडियम। यदि इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछें, क्या है? डायग्नोस्टिक टेस्ट किसके लिए? सिफिलिस के लिए। तो वो आपको बताना है VDRL। एग्जाम में आपको आता है, तो VDRL टेस्ट है किसके लिए किया जाता है? सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए। सिफिलिस क्या है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, जो कि यहाँ पर कंफर्म किससे की जाएगी? VDRL टेस्ट से। यदि इसका एजेंट पूछे तो क्या हो जाएगा? स्पायरोचीट, जो कि एक बैक्टीरिया कैटेगरी की क्लास है, जिसमें कुछ स्पाइरल शेप कैटेगरी के बैक्टीरिया आएंगे। इसके आपको बहुत सारे यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो लाइमी डिसीज़ का हो जाएगा, या फीवर का, सिफिलिस का, ऐसा भी क्या है कि स्पायरोचीट इन्फेक्शन है। तो मोस्ट ऑफ दी स्पायरोचीट में आपको सिफिलिस ही पूछा जाता है, या फिर जो अदर लाइमी डिसीज़ है वो लाइमी डिसीज़ का अलग से आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एरिक्सन, विच काइंड ऑफ बिहेवियर इज सीन इन एडोलेसेंट ग्रुप। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एरिक एरिक्सन ने साइकोलॉजिकल थ्योरी दी है, तो उनके अकॉर्डिंग एडोलेसेंट एज में क्या बिहेवियर देखने को मिलेगा? ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो एरिक्सन की, इन्होंने दी थी किसके लिए? इन्फेंसी पीरियड, टोडलर, प्री स्कूलर, स्कूल गोइंग, एडोलेसेंट, एडल्ट एंड ओल्ड एज के लिए। तो इनके अकॉर्डिंग जो एडोलेसेंट ग्रुप है, जो कि 10 से 19 साल तक का एज ग्रुप है WHO के अकॉर्डिंग, तो इस एज ग्रुप में यहाँ पर क्या है, जो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? तो जो चेंजेस होंगे वो होंगे ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। तो क्या है? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है, तो यहाँ पर जो एज और इसमें क्या चेंजेस होंगे, साइकोलॉजिकल चेंजेस, तो वो है इन्फेंसी में पूछें यदि, तो हो सकता है आपको एग्जाम में 1 ईयर की एज दे दें, इन्फेंसी ना बताएं, तो उसमें होगा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अर्ली चाइल्डहुड, मतलब यहाँ पर आप टोडलर एज ग्रुप कह सकते हैं, तो टोडलर में होगा ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। फिर प्ले एज ग्रुप, या फिर यहाँ पे आप इसको प्री स्कूलर भी कह सकते हैं, तो वो होगी 3 से 5 साल, जिसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होगा। फिर आती स्कूल एज, जो कि 6 से 12 साल में कंसीडर की जाती है, तो स्कूल एज में होगा इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। फिर एडोलेसेंस एज ग्रुप, यहाँ पर जो एज ग्रुप WHO के अकॉर्डिंग हम बात करें तो वो कितनी होगी एडोलेसेंस एज ग्रुप में? 10 से 19 साल तक।
जिसमें ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, स्टेज है किसकी, जो साइकोलॉजिकल थ्योरी दी है एरिक एरिक्सन ने, उसके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे बेस्ड ऑन योर एज। नेक्स्ट वन इज all OPVs at district level can be stored at 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर हाउ मैनी मंथ। तो सभी ओरल पोलियो वैक्सीन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 2 से 8 डिग्री पर स्टोर की जाती हैं। तो यहाँ पर इनको कितने महीने तक इसको प्रिजर्व और स्टोर करके रख सकते हैं। कोल्ड चेन आपने पढ़ा है, उसी कोल्ड चेन में से क्वेश्चन है आपको कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टोर की जाती हैं 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर कितने महीने के लिए स्टोर कर पाएंगे, 1, 2, 3 या फिर 4। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर 1 महीने तक के लिए बस नेशनल लेवल पे स्टोर करके रखी जाती। मान ली इंडिया में OPV बनी तो 6 महीने पहले से ही बना के रख ली जाएंगी। 6 महीने पहले से ही जो स्टॉक भी तो होना चाहिए पूरे इंडिया में सप्लाई करने के लिए। तो OPV वैक्सीन का यदि पूरे नेशनल लेवल पे पूछे तो 6 महीने तक -15 टू -25 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर की जाती है। लेकिन यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूछा जाए तो 2 से 8 डिग्री पर ही, लेकिन 1 महीने के लिए बस इसको स्टोर करके रखा जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग वैक्सीन इज हैविंग लीस्ट सेंसिटिव टू हीट। तो कौन सी वैक्सीन है जो लीस्ट सेंसिटिव है हीट को लेके, लीस्ट मतलब बहुत कम सेंसिटिव है हीट को लेके। OPV, MMR, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस या फिर हेपेटाइटिस बी। कौन सी वैक्सीन है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है लीस्ट हीट सेंसिटिव, बहुत कम है वो भी हीट को लेके, गर्माहट को लेके सेंसिटिव है, तो वो हेपेटाइटिस बी। कौन सी, हेपेटाइटिस बी एक ऐसी वैक्सीन है जो कि यहाँ पर 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर 4 साल तक के लिए स्टोर करके रखी जा सकती है। तो ये क्या हो गई, बहुत ही कम लीस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन हो गई। सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव पूछे तो वो है OPV, सबसे कम में हेपेटाइटिस बी, सबसे ज़्यादा क्या है OPV। नेक्स्ट वन इज इन अ फ्रंट ओपनिंग डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर विच वैक्सीन शुड बी केप्ट ऑन द टॉप सेल्फ। तो जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें वैक्सीन को आप टॉप सेल्फ पे कौन सी वैक्सीन को रखेंगे, जो फ्रंट डोर ओपनिंग वाले जो घर पे आपके फ्रीजर्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, उनके टॉप सेल पे आप कौन सी वैक्सीन को रख सकते हैं। HIB हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप B, HPV टिटनस टॉक्साइड, MMR BCG OPV, DT DTP हेपेटाइटिस B, रोटावायरस HIV DTP। कौन सी वैक्सीन है जो कि फ्रंट ओपनिंग जो आपके घर पे जो फ्रिज होते हैं उनमें टॉप सेल पे रख सकते हैं आप, तो वो होगी MMR BCG एंड ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या है, MMR BCG एंड ओरल पोलियो वैक्सीन। तो मीजल्स, MMR BCG OPV, येलो फीवर, तो ये सभी वैक्सीन क्या है, डैमेज नहीं होंगी, टॉप सेल पे आप रखेंगे तो फ्रीजिंग के कारण ये डैमेज नहीं होंगी। लेकिन जो टॉप सेल पे आपने रख दी, MMR हो गई, BCG हो गई, MR हो गई, जो 15 महीने की एज में दी जाती है, ओनली MR, बस यदि आपको MR कैंपेन पूछा जाता है 15 महीने का। फिर OPV, येलो फीवर, JE की हो गई। इन सभी वैक्सीन को नॉट डैमेज्ड बाय फ्रीजिंग ऑन द टॉप सेल्फ, जो फ्रिज आपके घर पे है उनके टॉप सेल्फ में फ्रीजिंग वाला जोन है क्योंकि अपोजिट में ही रहेगा, तो यहाँ पर फ्रीजिंग के यहाँ पर डैमेज नहीं होंगी। लेकिन DTP, DT, TD, TT हेपेटाइटिस बी और यहाँ पर जो आप HPV हो गई, रोटावायरस हो गई, ये सभी क्या फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है, तो इनको सबसे नीचे के सेल में रखा जाता है। नेक्स्ट वन इज which test is used to check whether freeze sensitive vaccine have been damaged by exposure to temperature below 0 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा टेस्ट किया जाएगा जो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है। हमने यहाँ पे देखा कि जो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है, DTP, DT, ये सभी क्या है फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है। तो इनको यहाँ पर क्या है, जो 0 डिग्री टेम्परेचर पर यदि ये जाती हैं तो कौन सा टेस्ट किया जाएगा कि ये डैमेज हुई हैं, यूज़ करने लायक है या नहीं। स्टिक टेस्ट, सेक टेस्ट, सिक टेस्ट या फिर सॉफ्ट टेस्ट, कौन सा टेस्ट करके पता लगाया जाएगा कि जो वैक्सीन फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है ये डैमेज नहीं हुई हैं 0 डिग्री टेम्परेचर के नीचे जाने पर भी, तो वो होगा सेक टेस्ट। क्या है, सेक टेस्ट। जो सिक टेस्ट, जो यहाँ पर सिक टेस्ट है डिप्थीरिया के लिए होगा सेक टेस्ट, तो वैक्सीन फ्रोजन तो नहीं है, वो चीज़ चेक की जाएगी।
किसके लिए? स्पेशली जो DPT हो गई, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हो गई, टेटनस टॉक्साइड हो गई, रोटा वायरस वैक्सीन हो गई, इनको चेक किया जाएगा कि सेक टेस्ट के थ्रू पता किया जाएगा कि ये वैक्सीन डैमेज तो नहीं हुई और इनकेस हो गई हैं तो इनको डिस्कार्ड कर देना है। नेक्स्ट वन इज हु इज द रिसेंट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो इंडिया के जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं वो कौन है? ऑप्शन में है यहाँ पर रविशंकर प्रसाद, राजनाथ, सीतारमण या फिर अर्जुन राम मेघवाल। तो जो नए लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं, नए रिसेंट के लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन है? तो वो है अर्जुन राम मेघवाल। कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। आपको एग्जाम में आ सकता है। पहले किरण रिजिजू थे बट वो ऑप्शन में ऐड था इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। इसके पहले कौन थे? किरण रिजिजू, बट नाउअडेज कौन है? तो वह अर्जुन राम मेघवाल। नेक्स्ट वन इज इन अ 3-year चाइल्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन ट्रांसमिशन इज। 3 साल के बच्चे में, 3 साल का यदि बच्चा है तो सबसे कॉमन क्या होगा ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस बी के लिए? किसके थ्रू कॉमनली हेपेटाइटिस बी है जो बच्चे को हो सकता है? पिन प्रिक से, सलाइवा एक्सचेंज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर सेक्स से? किससे होने के चांसेस रहेंगे? 3 साल का बच्चा है उसमें हेपेटाइटिस बी कैसे ट्रांसमिट हो सकता है? सलाइवा एक्सचेंज से। कैसे? सलाइवा एक्सचेंज से। इतना छोटा बच्चा पिन प्रिक तो कर नहीं पाएगा, ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होगा, ना ही सेक्सुअल एक्टिविटी से होगा। तो इतने छोटे बच्चे में जो हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस, इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन किससे रहेंगे? सलाइवा एक्सचेंज से। वो कैसे? क्योंकि बच्चे हैं जो छोटे होते हैं तो बहुत सारे लोग उनको खिलाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हीं सब के थ्रू उनके सलाइवा जो एक्सचेंज है वो एक मेन रीजन हो सकता है। किसके लिए? बच्चे के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सलाइवा एक्सचेंज। नेक्स्ट गई थी और इसमें जो इनका इम्प्लीमेंटेशन किया गया था जिस हेल्थ प्रोग्राम के तहत वो था ICDS प्रोग्राम। यहाँ पर आपको याद रखना है कि किशोरी शक्ति योजना जो बेनिफिशियर्स हैं वो कौन है? 11 से 18 साल एज ग्रुप की गर्ल्स, एडोलेसेंट गर्ल्स। एंड यहाँ पर जो भी लोग इस 11 से 18 साल तक की जितनी भी गर्ल्स यहाँ पर इंक्लूड की गई थी तो उनके लिए ICDS प्रोग्राम के तहत है जो इंक्लूड किया गया था। तो यहाँ पर आपको किशोरी शक्ति योजना के बारे में इसके स्कीम पढ़ लेना है और इसकी लॉन्चिंग डेट तो आपको पता ही है तो वो भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर इसमें जो टारगेट कौन किया गया था? एडोलेसेंट गर्ल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। आई होप आपको क्लियर हो गई हो। और ICDS पूछे तो ICDS का मेनली एग्जाम में अभी लास्ट टाइम लोगो दे दिया था कि पहचानिए कौन सा लोगो है, तो सबको पता है इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। ICDS का लोगो 1975 में लॉन्च किया गया था, बेनिफिशियर्स एज ग्रुप, और इसके जो भी लैक्टेटिंग मदर है, प्रेग्नेंट मदर है और जो फॉर्मल एजुकेशन है वो सभी इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट वन इज Which of the following models can state government use for implementing आयुष्मान भारत in their state? तो कौन सा मॉडल है जो आयुष्मान भारत स्कीम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY स्कीम है जो, तो PMJAY स्कीम के तहत कौन सा मॉडल स्टेट गवर्नमेंट ने अपनाया है इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए? तो जो यहाँ पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है तो एक नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, क्या है? नेशनल पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस फंड टाइप की स्कीम है। तो इसमें क्या था? 5 लाख तक जो यहाँ पर एग्जाम में आता है PMJAY में, ट्रीटमेंट के लिए कितना अमाउंट तक मिल सकता है? 5 लाख तक। अब एक किस मॉडल के तहत योजना है जो काम करती है? एश्योरेंस मॉडल ओनली, इंश्योरेंस, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज इम्प्लीमेंटेशन एश्योरेंस और इन एश्योरेंस और मिक्स्ड मॉडल ऑफ देयर चॉइस। तो किस बेस पर ये योजना है जो काम करती है? तो PMJAY योजना है जो, इसमें 5 लाख तक है जो क्या किया जाता है? अमाउंट दिया जाता है। अब ये किस बेस पर काम करती है? तो ये करती है फ्लेक्सिबल बेस पर। जो एश्योरेंस और इंश्योरेंस मॉडल हैं इन दोनों के बीच में या फिर कोई इन दोनों को मिक्सड अप करके इनका
फ़ायदा लेना चाहता है इस योजना का तो वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो मॉडल अपनाती है स्टेट गवर्नमेंट वो कौन सा है? दोनों, एश्योरेंस और इंश्योरेंस, और मिक्सड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हु आर द हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर अंडर द आयुष्मान भारत योजना। तो यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर कौन है आयुष्मान भारत योजना के? बहुत ही अच्छा और यूनिक क्वेश्चन है कि जो आयुष्मान भारत योजना है इसके हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर कौन है? चूजन बाय आशा वर्कर, स्कूल टीचर्स, मल्टीपर्पज़ वर्कर्स या फिर महिला आरोग्य समिति। तो कौन है यहाँ पर जो क्या है एम्बेसडर है, हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर है? तो वो स्कूल टीचर क्या है? 2 स्कूल टीचर इन एवरी स्कूल विल बी डिक्लेयर्ड एज हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर। यदि आपको आयुष्मान भारत योजना पीछे का उतना याद नहीं रहता आपको तो ये फर्स्ट टाइम मैंने याद रखनी है। हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर कौन है? तो हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर हर एक स्कूल के 2 टीचर, एवरी स्कूल के 2 टीचर्स हैं जिनको हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर डिक्लेयर किया जाता है। तो यहाँ पर कहा है 1 मेल एंड 1 फीमेल को प्रेफरेंस दी जाती है। इनकेस यहाँ पर फीमेल बसें स्कूल में, जैसे कि जो किंडरगार्टन्स होते हैं वहाँ पर, लेकिन यदि स्कूल की बात कर रहे हैं हम तो वहाँ पर 1 मेल और 1 फीमेल टीचर को प्रेफरेंस दी जाती है जो कि वीकली हेल्थ प्रमोशन, डिसीज प्रिवेंशन और इन्फॉर्मेशन देंगे हेल्थ से रिलेटेड। तो क्या है हेल्थ एंड वेलनेस के एम्बेसडर हैं स्कूल टीचर। वो कितने होते हैं? तो पर स्कूल, हर एक स्कूल के 2 टीचर। नेक्स्ट वन इज which of the following is a regional research platform for WHO South East Asia region being set up under PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। तो यहाँ पर योजना है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इसके तहत रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म WHO का साउथ ईस्ट एशिया में कहाँ पर सेट किया गया है? क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स में, न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ या फिर नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल स्कूल। तो यहाँ पर जो PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, क्या है? PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। तो PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत जो यहाँ पर रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म है WHO के साउथ ईस्ट एशिया में, वो कहाँ पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ। क्या कहा गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ। और ये जो प्रोग्राम है, जो योजना है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को लॉन्च की थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है लॉन्च हुई 1 फरवरी 2021 को। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर के लिए ऊपर है जो काम किया जाएगा। और इसमें भी कहा गया था कि आगे आने वाले 6 सालों तक इसका जो बजट रखा गया था वो था 64,180 करोड़ रुपए। और जो यहाँ पर रीजनल साउथ ईस्ट एशिया के लिए जो रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म बनाया गया था वो क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ। तो यहाँ पर आपको लॉन्चिंग डेट और इसमें क्या काम किए जा रहे हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर क्या किया जाना है? जोर दिया जाना है। साथ ही साथ जो लॉन्च की गई थी तो 1 फरवरी 2021 को निर्मला सीतारमण ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट वन इज अंडर JSY जननी सुरक्षा योजना हु एस्कॉर्ट्स अ प्रेग्नेंट वुमन टू द गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर फॉर डिलीवरी। तो JSY स्कीम के तहत है, जो जननी सुरक्षा योजना स्कीम के तहत है, जो कौन है जो क्या करेगा? जो प्रेग्नेंट वूमेन है उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी तक या फिर डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल तक लेके जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में है आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, कम्युनिटी हेल्थ नर्स या फिर मल्टीपर्पज़ वर्कर। तो यहाँ पर कौन है जो एस्कॉर्ट करेगा? एस्कॉर्ट का मतलब है जो प्रेग्नेंट वूमेन है उनको हेल्थ केयर सेंटर तक लेके जाएगा डिलीवरी के लिए, तो वो है आशा वर्कर। अब यहाँ पर JSY स्कीम से 5 क्वेश्चन बनते हैं, वो यहाँ पे हम आपको रखना है। जननी सुरक्षा योजना में क्या किया गया था? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए बढ़ावा दिया गया था, जिससे जो मैटरनल और न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट है उसको हम कम कर सकें। अब यहाँ पर यदि एग्ज़ाम में जो कैश असिस्टेंस है या फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के टाइम पर कितना पैसा है जो दिया जाता है, मदर के लिए भी मिलता है और जो आशा वर्कर लेके जाएगी उसके लिए भी मिलेगा। तो यहाँ पर यदि रूरल एरिया की बात करें, रूरल एरिया का मतलब है जो कि शहरी क्षेत्र है,
तो शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कितना दिया जाता है, रूरल एरिया में मदर को दिया जाता है 1400 रुपये, और जो LPS और HPS है, यहाँ पर LPS का मतलब है लो परफॉर्मिंग स्टेट। कैसे, लो परफॉर्मिंग स्टेट है तो 1400 दिया जाएगा माँ के लिए, और 600 रुपये रहेगा उसमें आशा का पैकेज इंक्लूड। और यदि हाई परफॉर्मिंग स्टेज है तो ओनली 700 दिया जाएगा इसके लिए, माँ के लिए 600 रहेगा आशा के लिए। अब यदि अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं हम, अर्बन एरिया है यदि जैसे कि शहरी क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर मदर के लिए पैकेज होगा 1000 LPS में लो परफॉर्मिंग स्टेट में, हाई परफॉर्मिंग स्टेट हैं तो 600 रुपये, आशा के लिए 400 रहेगा दोनों केस में। अब यहाँ पर जो आशा का पैकेज है इसमें कहा गया है आशा पैकेज ऑफ ₹600 इन रूरल एरियाज इंक्लूड 300 फॉर ANC कंपोनेंट एंड 300 फॉर फैसिलिटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। ये पॉइंट आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो आपने देखा कि आशा का पैकेज यदि पूछें जो JSY स्कीम के तहत है, जो प्रेग्नेंट महिला को हॉस्पिटल लेके जा रही है, तो 600 मिलेंगे रूरल एरिया में, चाहे LPS स्टेट हो या फिर HPS स्टेट हो। अर्बन है तो 400 रुपये मिलेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर कहा गया है कि यदि यही आशा का पैकेज जो 600 रुपये है, तो इसको जो टोटल 600 रुपये मिले हैं तो प्रेग्नेंट महिला से पैसे नहीं मांग सकती है कि आपके जो डिलीवरी के लिए हम ले गए हमें 600 रुपये बस मिले हैं, आपको और देना होगा हॉस्पिटल ले जाने के। ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर 600 रुपये किस तरीके से दिए जाते हैं कि 300 रुपये आप जो प्रेग्नेंट लेडी को हॉस्पिटल लेके गए हैं वो हैं, और 300 रुपये जो आप ANC चेकअप वगैरह के लिए लेके गए उसके हैं, तो टोटल मिला के 600। ऐसे ही यदि अर्बन एरिया में बात करें तो जो 400 दिए गए हैं तो 200 रुपीज़ करके इस तरीके से दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको यदि एग्ज़ाम में आता है कि LPS स्टेट में जो टोटल अमाउंट पूछे तो 2000 बताना है रूरल एरिया में, और HPS में पूछें तो 1300। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है, स्पेशली आप जब NHM और CHO एग्ज़ाम देने वाले हो तब। नेक्स्ट वन इज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी इज ऑल्सो नोन एज। हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी के लिए क्या कहा जाता है, मुदलियार कमेटी, भोर कमेटी, मुखर्जी कमेटी या फिर ननद्दी अबव। जो हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी है इसका दूसरा नाम क्या है, मुदलियार कमेटी। क्या है, मुदलियार कमेटी, जो कि 1962 में। एंड डेवलपमेंट कमेटी याद रखना, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी है तो मुदलियार, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी है तो भोर कमेटी। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी के ऑब्जेक्ट कौन से नहीं है, दैट मीन्स सेम कौन से नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ डिसीज फाउंड इन द कम्युनिटी, to evaluate both existing and new preventive and therapeutic measures and modes of healthcare delivery, to study the natural history and prognosis of disease, to help draw conclusion on the social cause of the problem। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बताने हैं आपको कौन सा नहीं है एपिडेमियोलॉजी का। तो एपिडेमियोलॉजी में क्या किया जाता है, डिसीज़ क्यों हुई, क्या रीज़न है इसका, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या थेरेप्यूटिक मेजर्स रहेंगे जिससे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, वो सब किस में आएंगे, एपिडेमियोलॉजी में। तो यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ डिसीज़ की कम्युनिटी में किसके कारण हुई है, कैसे प्रिवेंट करें, कैसे ट्रीट कर सकते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में इसको, डिसीज़ की हिस्ट्री क्या रही है और प्रोग्नोसिस क्या है डिसीज़ की, तो सब आएंगे। लेकिन कंक्लूज़न है जो इसमें हम नहीं निकाल सकते हैं, क्या है, कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते एपिडेमियोलॉजी में कि डिसीज़ इस तरीके से हुई है। वही हमारा कंक्लूज़न है कि कोई भी रिजल्ट है जो आप प्रेजेंट नहीं कर सकते, फाइनल रिजल्ट, वो क्या कहलाएगा यहाँ पर, कंक्लूज़न। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अंडर विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम द अमाउंट ऑफ ओरल विटामिन ए सॉल्यूशन एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन 1 to 5 ईयर इज। यदि यहाँ पर स्पेसिफिक एज पूछे तब आपको अलग आंसर देना है, लेस देन 6 मंथ पूछे तो अलग, मोर देन 1 मंथ पूछे तो अलग, और 9 मंथ to 12 मंथ पूछे तो अलग। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अंडर विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम के तहत है जो ब्लाइंडनेस को कम करने के लिए प्रोग्राम लाया गया था, प्रिवेंट करने के लिए लाया गया था, तो विटामिन ए का कितना सोल्यूशन दिया जाता है ओरली, जो कि दिया जाता है ऑप्शन में 2 लाख यूनिट एवरी 6 मंथ, 1 लाख यूनिट एवरी 6 मंथ, 2 लाख यूनिट एवरी 1 ईयर,
या फिर 1.5 लाख यूनिट एवरी 1 ईयर। तो यहाँ पर जो विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम है, इसमें जो अमाउंट दिया जाता है विटामिन ए का वो कितना होता है 2 लाख यूनिट एवरी 6 मंथ। जब एज यहाँ पर बता दी गई है कि 1 से 5 साल है, कितनी है 1 से 5 साल है, तो कितना देना है हमें 2 लाख यूनिट एवरी 6 मंथ में। यदि टोटल डोज की बात की जाए तो वो भी आपको एग्जाम में आ सकता है। और जो प्रोग्राम है कब लाया गया था, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस नेशनल प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम अगेंस्ट न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, तो 1970 में 1970 में लाया गया था। इसमें कहा गया था कि जो एक साल से लेकर 3 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे थे, लेकिन आफ्टर दैट इसमें बढ़ाया गया था। तो यहाँ पर इसके तहत जो डोज दिया जाता है ये होता है, पूछा जाता है तो इन्फेंट और चिल्ड्रन, यदि बच्चे की एज यहाँ पर कही जाती है लेस देन 5 मंथ है, मतलब हम क्या कह सकते हैं यंग इन्फेंट है तो 50,000 आयु। यदि ओल्डर है बच्चा, ओल्डर इन्फेंट का मतलब है 6 महीने से लेकर 11 महीने तक है तो 1 लाख। और यदि 1 साल से 5 साल तक की एज ग्रुप कहा जाता है तब कितना डोज दिया जाएगा, तब डोज दिया जाएगा 2 लाख। अब यहाँ पर बात की जाती है कि यदि बच्चे को क्या है ज़ीरोफ्थेल्मिया है, नाइट ब्लाइंडनेस है या फिर वाइट हॉट स्पॉट है, एग्जाम में आ सकता है आपको। तो यहाँ पर हमने बात कर ली विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम के तहत कि यदि बच्चे की एज लेस देन 5 मंथ है, मतलब हाफ ईयर का है तो 50,000 देना है, 6 महीने से 11 महीने का है तो 1 लाख देना है। लेकिन यहाँ ऊपर क्वेश्चन में था कि 1 से 5 साल का है तो कब कितना देना है 2 लाख यूनिट एवरी 6 मंथ में देनी, कितना 2 लाख यूनिट हर 6 महीने में देना है। और यदि बच्चे को ये प्रॉब्लम है ज़ीरोफ्थेल्मिया है, नाइट ब्लाइंडनेस है या फिर वाइट हॉट स्पॉट है तो 10,000 एवरी डे फॉर 25 और 25,000 एवरी वीक फॉर एटलीस्ट 3 मंथ तक। ये जो यूनिट है यहाँ पर, तो हमने अभी तक जो बेसिक पढ़े थे कि बिना किसी प्रॉब्लम के हैं तो इतना देना है। लेकिन यदि प्रॉब्लम हो गई है, ज़ीरोफ्थेल्मिया हो गया, ड्राइनेस है आँखों में, नाइट ब्लाइंडनेस है, वाइट हॉट स्पॉट है, तो 10,000 एवरी डे देना है या फिर 25,000 एवरी वीक देना है यूनिट, कितना 3 महीने तक। फिर यदि एक्टिव कॉर्नियल रिलीजन है जो कि रेयर केस में होगा, देना है 2 लाख ऑन डेज 1, 2 एंड 14। फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट है जो देना है। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी इन। तो इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी को कब अडॉप्ट किया था, 1997, 1993, 1995 या फिर 1960 में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी को अडॉप्ट किया था 1993 में। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, तो कहाँ पर है हैदराबाद में। कहाँ पर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, हैदराबाद में। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने अपनाई थी 1993 में। नेक्स्ट वन इज, और जो भी लोग पेपर देने वाले हो मैं बता दूं कि जो आपका जीके जीएस आने वाला है एट प्रेजेंट में जो भी चीज़ें हुई हैं उन्हीं में से आएगा। ऐसा नहीं कि आपको बाबा आदम के ज़माने का जीके रख दिया जाए, क्योंकि जो स्पेशली NHM CHO एग्ज़ाम होते हैं उनमें रिसेंट का ही पूछा जाता है। बट जो SGPG आई है तो उसमें आपका 40 मार्क्स है नॉन नर्सिंग से, तो आपको उसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है प्रोसेसिंग ऑफ सैनिटाइजिंग एंड प्रिजर्विंग द डेड बॉडी फ्रॉम द डिकेइंग इज। तो डेड बॉडी को हमें गलने से या फिर सड़ने से बचाने के लिए प्रिजर्व करते हैं, सैनिटाइज करके रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है बायोप्सी, ऑटोप्सी, नेक्रोप्सी या फिर एम्बॉल्मिंग। तो यहाँ पर जो डेड बॉडी है आफ्टर 24 आवर के बाद डिके हैं जो सड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है प्रिजर्वेटिव्स लगा के सैनिटाइजिंग करके रखा जाता है। तो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है एम्बाल्मिंग। क्या कहलाती है एम्बाल्मिंग। जनरली जो जिन लोगों की बॉडीज़ को स्टोर करके रखा जाता है या फिर कुछ टाइम तक उनके फैमिली रिलेटिव्स मॉर्चरी में लेने नहीं जा पाते, कुछ भी रीज़न हो सकता है या फिर पहचान नहीं हो पाती है, तो उस बॉडी को डिके होने से बचाने के लिए जो पूरी प्रोसेस की जाती है वो क्या कहलाती है एम्बाल्मिंग। तो यहाँ पर बायोप्सी का मतलब होगा टिश्यू रिमूवल करना किसी डिसीज़ के एग्जामिनेशन के लिए। ऑटोप्सी की जाती है पोस्टमार्टम जिसको हम कहें, और यहाँ पर नेक्रोप्सी है जो पोस्टमार्टम से ही मिलता जुलता है यहाँ पर टर्म है, लेकिन इसमें एनिमल्स के लिए किया जाता है तो वो क्या है नेक्रोप्सी, और यदि ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाता है तो ऑटोप्सी। नेक्स्ट वन इज
According to new guidelines 2010 of ICMR, what amount of iron is required daily for a pregnant lady? तो एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी इसकी आयरन की? 20 mg पर डे, 30 mg पर डे, 35 mg पर डे या फिर 41 mg पर डे। तो ICMR गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पर डे है जो किसी भी लेडी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको 35 mg पर डे आयरन की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पेलाग्रा? तो इनमें से पेलाग्रा का फीचर्स कौन सा नहीं है? डायरिया, डिमेंशिया, ड्राउजीनेस या फिर डर्मेटाइटिस। तो पेलाग्रा के 4D सिम्टम्स होते हैं, तो कौन सा नहीं है? तो वो ड्राउजीनेस। बाकी 4 कौन कौन से हैं? डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डेथ क्या है? 4D सिम्टम है। यदि आता है आपको 4D सिम्टम डिसीज कौन सी है तो वो पेलाग्रा जो कि नियासिन की कमी के कारण होगी। यदि 4D प्रोग्राम पूछें तो वो है RBS के प्रोग्राम। याद रखना है आपको ये दोनों चीज़ें। 4D डिसीज आती है यदि तो क्या है? पेलाग्रा जो कि नियासिन की कमी के कारण होगी। 4D सिम्टम है इसके डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड फाइनल है डेथ। अब 4D प्रोग्राम पूछते हैं तो वो क्या है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के प्रोग्राम जो कि जन्म से लेकर 18 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों को कवर करने के लिए लाया गया था। इसके 4Ds क्या है? डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी, डिसीज, डेवलपमेंटल डिले इंक्लूडिंग द डिसेबिलिटीज। तो ये क्या हो गए? 4D प्रोग्राम पूछे तो RBS के, 4D डिसीज पूछते हैं तो क्या है? पेलाग्रा। नेक्स्ट वन इज डाइसल्फ्राम इज अ ड्रग दैट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ। तो डाइसल्फ्राम एज डिटरेंट एजेंट का काम करती है, तो ये किसको ट्रीट करने में यूज़ की जाती है? मलेरिया, लेप्रोसी, एड्स या फिर अल्कोहलिज्म। तो डाइसल्फ्राम जो ड्रग है किसके ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है? अल्कोहलिज्म में, और एक डिटरेंट एजेंट का काम करेगी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इन द सीरम एंड पार्टिसिपेट इन प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स एंड वायरस। क्वेश्चन देखिए, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर मोस्ट कॉमन टाइप है जो कि सीरम में रहेगा और जो टॉक्सिन और वायरस उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा? IgM, IgG, IgA या फिर IgE। तो यहाँ पर जो इम्यूनोग्लोबुलिन है मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, लेकिन क्या करता है? टॉक्सिन और वायरस को न्यूट्रलाइज करता है, तो क्या? IgG। यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू सबसे इजी आपको समझ में आएगा। जो बॉडी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ टोटल की बात करें तो क्या होता है? IgG। ब्लड में रहेगा, लिम्फ में रहेगा, इंटेस्टाइन में रहेगा। जो भी बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स आएंगे उनके लिए क्या रहेगा? एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पर फैगोसाइटोसिस रिस्पॉन्स के लिए हेल्प करेगा। और एक लौता ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, बाकी कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते, ये भी याद रखें आप। फिर आता है IgA। इनके फंक्शन है इम्यूनोग्लोबुलिन ए क्या है? सेकंड मोस्ट एविडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि सेलाइवा, म्यूकस, टीयर्स, ब्रोंकियल, GI, वेजाइनल सीक्रेशन जितने भी म्यूकोसल लेयर्स हैं वहाँ पर रहेगा। और ये क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीजन फ्रॉम फूड, प्रोटेक्ट अगेंस्ट रेस्पिरेटरी, GI एंड GU इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। IgM है जनरली ब्लड और लिम्फ में पाया जाता है और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का काम करेगा। ये जनरली जब इन्फेक्शन हो या फिर डिसीज़ हो उस टाइम पर क्या रहेगा? 1 वीक पहले तक एक्टिव हो जाएगा। IgD है क्या है? अननोन इसके काम है लेकिन ये ब्लड और लिम्फ में रहेगा। IgE सबसे कम और लेकिन सबसे ज़्यादा हेल्पफुल। जो भी हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी उसमें कौन एक्टिवेट होगा सबसे ज़्यादा? तो वो है IgE। आई होप आपको पूरे पांचों क्लियर हो गए हो। सबसे ज़्यादा आता है जो क्वेश्चन वो है IgG, IgA, IgM और IgE को लेके। तो IgE का एक ही क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा जो वो है हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स, एलर्जिक रिस्पॉन्स। और IgM का आता है यदि तो वो होता है कि कोई डिसीज़ के इन्फेक्शन के टाइम पर प्राइमरी रिस्पॉन्स कौन देगा? IgM। और यदि बात करें IgG की तो सबसे ज़्यादा IgG रहता है बॉडी में, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है और बाकी कोई भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता। तो ग्लोबुलिन क्लियर हो गया हो क्योंकि इसमें यहाँ पर आपके से एक चार्ट से 5 से 6 क्वेश्चन तक एग्जाम में आ जाते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पर हिंद कुष्ठ निवारण संघ इज अ वॉलंटरी एजेंसी रिलेटेड टू द डिसीज। हिंद कुष्ठ निवारण संघ एक वॉलंटरी एजेंसी है, किससे रिलेट करती है, किस डिसीज से, टीबी से, लेप्रोसी से, मलेरिया से या फिर फाइलेरियासिस से। तो कुष्ठ का मतलब क्या होता है, लेप्रोसी। तो यदि आपको ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना और याद रखना है ऐसा क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या है, हिंद कुष्ठ। कुष्ठ रोग हम हिंदी में किसको कहते हैं, लेप्रोसी को। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, लेप्रोसी। और लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या है, हैंसन्स डिसीज। एमडीटी ट्रीटमेंट इसके लिए चूज़ किया जाता है, एग्जाम में आता है। लेप्रोसी का ट्रीटमेंट एमडीटी और ड्रग ऑफ मेन चॉइस क्या है, वो डेप्सोन। और लेप्रोसी किसके कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के थ्रू। हिंद कुष्ठ निवारण संघ एक वॉलंटरी एजेंसी है जो कि लेप्रोसी और हैंसन्स डिसीज से रिलेट करती है। नेक्स्ट वन इज द कलर ऑफ सेंटर स्क्वायर इन द वैक्सीन वायल मॉनिटर इन अ वेल स्टोर्ड पोलियो वैक्सीन शुड बी। तो जो VVM का जो सेंटर में एक स्क्वायर बना होता है, तो यदि उसमें पोलियो वैक्सीन अच्छे तरीके से स्टोर है तो कौन सा कलर शो करेगा VVM, वाइट, वायलेट, ब्लू या फिर पिंक। जो वैक्सीन वायल मॉनिटर है, यदि पोलियो वैक्सीन प्रॉपर तरीके से स्टोर की गई है तो सेंटर स्क्वायर है वो किस कलर का होगा, तो वो होगा वाइट कलर का। ये देखिए यहाँ पर यदि जो VVM है यहाँ पर वैक्सीन वायल मॉनिटर है, तो यहाँ पर क्या है, पोलियो वैक्सीन रखी गई है। तो यहाँ पर जो सेंटर स्क्वायर शो कर रहा है दैट मीन्स वैक्सीन क्या है, यूज़ करने लायक है। यदि जो यहाँ पर इनर स्क्वायर इज स्टिल लाइटर देन द आउटर सर्किल, तब भी हम क्या कह सकते हैं कि वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं। दोनों का जो कलर थोड़ा अलग हो रहा है, लेकिन जब ये जो कलर है, जो आउटर कलर है वायलेट कलर का होता है जनरली, और जो सेंटर स्क्वायर होता है वो वाइट कलर का होता है, तो ये वैक्सीन क्या यूज़ करने लायक है। सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम निकलता है तो जो इनर स्क्वायर है वो तब भी क्या है, लाइटर है, मतलब दिख रहा है अच्छे से प्रॉपरली, तब भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब ये क्या हो जाए, पूरा सेम कलर हो जाए इनर और आउटर, तब हमें वैक्सीन को क्या करना है, यूज़ नहीं करना है, डिस्कार्ड पॉइंट कहलाएगा ये। और लास्ट में इवन अंदर का कलर भी जो सेंटर स्क्वायर है वो पर्पल कलर का, वायलेट कलर का हो जाए, आउटर कलर लाइटर हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, ये वैक्सीन को थ्रू करने की कंडीशन है जो हो गई है और हमें वैक्सीन यूज़ नहीं करना है। तो ये चारों स्टेप याद रखना है। फर्स्ट में जो सेंटर स्क्वायर यदि पूरा वाइट है तो वैक्सीन को हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड में क्या रहेगा, थोड़ा हल्का वाइट होगा लेकिन तब भी यूज़ कर सकते। लेकिन थर्ड में क्या आएगा, थर्ड फेज एक ऐसी फेज आएगी, थर्ड स्टेज, कि जो सेंटर स्क्वायर और जो आउटर सर्किल है वो दोनों सेम कलर के हो जाए। लास्ट में आएगा सेंटर स्क्वायर ज़्यादा वायलेट हो रहा है एज कम्पेयर टू आउटर सर्किल के, तब भी वैक्सीन को हमें डिस्कार्ड करना है। नेक्स्ट वन इज गोबी कैंपेन ऑफ द यूनिसेफ इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। गोबी कैंपेन में सब चीज़ें इंक्लूड हैं किसी एक को छोड़कर, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन। तो गोबी कैंपेन लाया गया था यूनिसेफ के थ्रू। तो यहाँ पर इसका जो पॉइंट नहीं है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन। वो क्या क्या इसके पॉइंट है, ग्रोथ चार्ट टू मॉनिटर चाइल्ड डेवलपमेंट। गोबी कैंपेन के थ्रू बच्चों का जो हेल्थ एंड ग्रोथ चार्ट है वो यहाँ पर ग्रोथ चार्ट है जो मेंटेन किया जाता है। ओरल रिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग और इम्यूनाइजेशन ये किसके पार्ट हैं, गोबी कैंपेन के। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। स्थापना हुई थी उसकी 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसकी जो लीगल अभी प्रेजेंट में क्या है, एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बच्चों के लिए स्पेशली अभी रूस यूक्रेन का युद्ध छिड़ा था या फिर बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, यूनिसेफ। नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पर्ट्यूसिस। तो पर्ट्यूसिस का ट्रांसमिशन मोड क्या है, वूफिंग कफ, पर्ट्यूसिस या फिर 100 दिन की खांसी। बैक्टीरियल ट्रांसमिशन थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फिर फीको ओरल रूट। तो डीपीटी जो पर्ट्यूसिस है, डिप्थीरिया है, दोनों क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। और यहाँ पर पर्ट्यूसिस का जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो होता है 100 दिन की खांसी, और इसका रूट क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन
सबसे ज़्यादा ये लेस देन 2 ईयर एज ग्रुप के बच्चों को अफेक्ट करता है। जिन बच्चों की एज 2 साल से कम है उनमें सबसे ज़्यादा पर्ट्यूसिस और वूफिंग कफ होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइम रिक्वायर्ड टू मेजर द माउंटेक्स टेस्ट। तो माउंटेक्स टेस्ट में, ट्यूबरकुलिन टेस्ट में पीपीडी इंट्राडर्मल रूट के थ्रू आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। कितना टाइम तक वेट करना होता है कि माउंटेक्स ट्यूबरकुलिन जो टेस्ट है उसकी रीडिंग प्रॉपर की जाएगी? तो वो होता है जनरली 72 घंटे तक, लेकिन रेंज दी जाती है 48 से 72 घंटे तक की। नेक्स्ट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन एंड अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिसीज इज कॉल्ड। ये नर्सिंग का फेमस क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में आता है कि आपकी बॉडी में कोई पैथोजन माइकोबैक्टीरिया एंटर हो गया, उसने अपने फर्स्ट साइन सिम्टम शो किए डिसीज के, तो टाइम पीरियड क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड। क्या कहलाएगा? इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एंटीजन। तो ट्रिपल एंटीजन का कॉम्बिनेशन कौन सा है? बीसीजी, डीपीटी, टीएबी या फिर ईसीजी। तो जो कॉम्बिनेशन है ट्रिपल एंटीजन का वो क्या है? डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टिसिस एंड टिटनस। नेक्स्ट वन इज विच इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन केयरिंग फॉर ब्लीडिंग वुंड। तो किसी को ब्लीडिंग हो रही है और उस वुंड की आप केयर करते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एलिवेट द वुंड, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर विथ अ क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग, अप्लाई प्रेशर एट द प्रेशर पॉइंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो ब्लीडिंग वुंड की यदि आप केयर कर रहे हैं किसी पर्सन में तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा ब्लीडिंग को स्टॉप करना। क्या होगा? ब्लीडिंग को स्टॉप करना। तो कैसे करेंगे आप? जहाँ से भी जिस भी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर प्रेशर लगा के स्टेराइल गॉज से स्टेराइल कपड़ा लेकर क्या कर सकते हैं आप? वहाँ पर प्रेशर लगा के उस ब्लीडिंग को स्टॉप करना है और क्लीन ड्रेसिंग है जो करनी है। क्या होगा आपका आंसर? अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर विथ अ क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग। नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड फ्लो ड्यू टू आर्टेरियल ब्लीडिंग इज द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यदि ब्लीडिंग हो रही है, आर्टेरियल ब्लीडिंग हो रही है, तो सभी कैरेक्टर हैं, मतलब जो ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टेरियल ब्लीडिंग के कारण वो उसके फीचर्स सब हैं किसी एक को छोड़कर। ब्राइट रेड इन कलर, स्पॉट्स एट ईच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, फ्लो इज पल्सेटाइल, डार्क रेड इन कलर। तो यहाँ पर जो आर्टेरियल ब्लीडिंग हुई है, क्या है? आर्टरी से जो ब्लड फ्लो हुआ है वो ब्राइट रेड कलर का होगा। हर एक हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन पे स्पॉट्स देखने को मिलेगा, पल्सेटाइल फ्लो होगा, लेकिन ये डार्क रेड कलर का नहीं होगा, ये ब्राइट कलर का होता है, ब्राइट रेड का होगा, ना कि डार्क रेड कलर का होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट वन इज एन एजेंट दैट हैज पावर टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है? ऐसे एजेंट जिनके क्या कर सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सकते हैं। वो क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरिसाइड, एंटीसेप्टिक या फिर इन्फेक्शन। तो यहाँ पर कौन से एजेंट है? वो बैक्टीरिसाइड। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग। तो टंग का इन्फ्लामेशन क्या कहलाएगा? ग्लोसाइटिस, जिंजिवाइटिस, स्टोमेटाइटिस या फिर पेरोटाइटिस। तो टंग इन्फ्लामेशन कहलाता है ग्लोसाइटिस। क्या कहलाएगा? ग्लोसाइटिस। जिंजिवाइटिस का मतलब होगा यहाँ पर गम्स में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होना। स्टोमेटाइटिस का मतलब होगा ओरल म्यूकोसा में इन्फेक्शन होना। नेक्स्ट वन इज इन फॉलोइंग विच वन इज स्लीप टॉकिंग। तो कुछ लोग नींद में बात करते हैं, बड़बड़ाने का काम करते हैं, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? डिस्पेप्सिया, सोमनोएम्बोलिज्म, सोमनिल्यूकी या फिर इंसोम्निया। तो जो लोग नींद में बड़बड़ाने की आदत रखते हैं, नींद में बोलने की आदत रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्लीप टॉकिंग। स्लीप टॉकिंग के लिए क्या कहेंगे हम? सोमनिल्यूकी। यहाँ पर टोबैको कंटेन्स अ पॉइजनस सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड। तो तंबाकू में जो पॉइजनस जहर रहेगा वो क्या कहलाता है? सब्सटेंस होगा निकोटिन, नारकोटिक, एल्कोहल या फिर कैफीन। तंबाकू के लिए हम जो टोबैको डे सेलिब्रेट करते हैं वो अभी रिसेंट में ही हमने मनाया 31 मई को। तो यहाँ पर टोबैको कंटेन जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो क्या कहलाते हैं? निकोटिन। नेक्स्ट वन इज अ डिसीज कॉज्ड बाय एलर्जिक डिसीजेस कॉल्ड। तो कौन सी डिसीज जो एलर्जन के कारण होगी? ऑप्शन में अस्थमा, टीबी, कैंसर या फिर गैस्ट्रोएंटराइटिस।
तो जो यहाँ पर एलर्जिक डिसीज़ है वो कौन सी है, तो वो अस्थमा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पेशेंट फाइटिंग विथ द वेंटिलेटर इज कॉल्ड। यदि पेशेंट को वेंटिलेटर पर भी रखा गया है लेकिन वो उससे भी फाइट कर रहा है तो क्या है, बकिंग, किंकिंग, विनिंग या फिर डिस्ट्रेस। तो पेशेंट फाइटिंग विथ द वेंटिलेटर दैट मीन्स क्या कहलाता है, बकिंग। बकिंग द बेंट या फिर टर्म यूज़ किया जाता है PVA और बकिंग द बेंट। When a patient ventilatory demands are not matched by assistance from the mechanical ventilator, यदि पेशेंट को जिस वेंटिलेटर जितनी ज़रूरत है वो यदि मैकेनिकल वेंटिलेटर से सप्लाई मैच नहीं कर पा रही है तो वो क्या कहलाता है, बकिंग द बेंट। नेक्स्ट वन इज द टर्म यूज्ड फॉर बेबीज born as a result of retarded इंट्रायूट्राइन फीटल ग्रोथेज। तो ऐसे बेबीज के लिए क्या टर्म यूज़ किया जाएगा जो इंट्रायूट्राइन फीटल ग्रोथ के साथ डिलीवर हुए हैं, मतलब उनने जो जेस्टेशनल पीरियड पूरा कंप्लीट किया है, जो 37 to 40 वीक जो नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है पूरा कंप्लीट किया है, लेकिन उसके बाद भी उन बच्चों का नॉर्मल बर्थ वेट पैदा नहीं होता है, तो बेबीज क्या कहलाएंगे, प्री टर्म, लो बर्थ वेट बेबीज, स्मॉल फॉर डेट बेबीज या फिर रिटार्टेड बेबीज। तो ऐसे बच्चे जो इंट्रायूट्राइन फीटल ग्रोथ IUGR के रहे हो तो वो क्या कहलाते हैं, स्मॉल फॉर डेट बेबीज। प्रीटर्म तो बिफोर 37 के पहले हो गए, पोस्टर्म आफ्टर 42 वीक के बाद हुए, लो बर्थ वेट बेबीज जिनका वजन 2.5 kg से कम है वो। नेक्स्ट वन इज बेंजीन इज एसोसिएटेड विद द कैंसर ऑफ। तो बेंजीन के कारण कौन सा कैंसर हो सकता है, स्किन, ब्लैडर, लंग्स या फिर ल्यूकेमिया। तो बेंजीन के कारण जो कैंसर होने के चांसेस होंगे वो होंगे ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर। कौन सा कैंसर, ब्लड कैंसर और ल्यूकेमिया। नेक्स्ट वन इज विटामिन ई इज विच काइंड ऑफ विटामिन। तो विटामिन ई किस टाइप का विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट है, टोकोफेरॉल है, फैट सेल्यूल है या फिर ऑल ऑफ दी अबव है। तो यहाँ पर सभी क्वालिटी दी है विटामिन ई की। विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है, टोकोफेरॉल। ये एक एंटीऑक्सीडेंट और फैट सॉल्यूबल विटामिन भी है, तो आंसर करेंगे आप ऑल ऑफ दी अबव। अब यहाँ पर दो टाइप के विटामिन होते हैं, फैट सॉल्यूबल और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्यूबल। तो फैट सॉल्यूबल क्या होते हैं, बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, लेकिन वाटर सॉल्यूबल स्टोर नहीं होते हैं। तो फैट सॉल्यूबल कौन कौन से हैं, विटामिन A, D, E, K। विटामिन ए का दूसरा जो केमिकल नाम है वो है रेटिनॉल। विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यदि बर्न के पेशेंट हैं तो कौन सा विटामिन लॉस हो जाता है, तो वो होता है विटामिन डी, क्योंकि वो जनरली स्किन में ही स्टोर होता है। फिर आता है टोकोफेरॉल, तो विटामिन ई है। विटामिन के को क्या कहा जाता है, फाइलोक्विनोन। क्या है, फाइलोक्विनोन। वाटर सॉल्यूबल में विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के पूरे विटामिन आते हैं। इनके आपको मेनली केमिकल में वो फंक्शन याद रखना है। B1 थायामीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 को फॉलेट कहा जाता है, B12 कोबालमिन। क्या है, कोबालमिन। और लास्ट आता है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम विटामिन सी कहते हैं, जिसकी कमी के कारण क्या होता है, स्कर्वी। अब यहाँ पर जितनी डिसीज़ के नाम हैं उनका आपको स्क्रीनशॉट रख लेना है और याद कर लेना है कि सबसे पहले आपको जितनी भी वाटर सॉल्यूबल हैं, B1 से थायामीन की कमी से वेरी होगा, नियासिन की कमी के कारण क्या होगा, पेलाग्रा। B6 और पायरिडॉक्सिन की कमी से होता है एनीमिया। और कोबालमिन की कमी से क्या होता है, परनीसियस एनीमिया। क्या है, B12 कोबालमिन की कमी से परनीसियस एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पूछे तब आपको कहना है फॉलेट की कमी के कारण। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी। और जो लिप्स के यहाँ पर आपको छिले हुए रहेंगे वो किसके कारण होंगे, विटामिन सी की कमी से। और जो वुंड को रिकवर करने में जो हेल्प करते हैं वो कौन से हैं, विटामिन सी। विटामिन ए की कमी के कारण आँखों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो आ जाएंगी। विटामिन डी से जितनी भी हड्डियों की प्रॉब्लम है वो आएंगी, स्किन प्रॉब्लम होंगी। और जो यहाँ पर विटामिन के है तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो इससे ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट। तो यहाँ पर एक इमेज दिख रही है, आपको बताना है कि ये क्या है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, पेनरोस ड्रेनेज सिस्टम, सर्जरी वुंड ड्रेनेज या फिर टकल्स ड्रेनेज।
तो यहाँ पर जो एक इमेज दिख रही है ये क्या है, यह चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। एक और इमेज बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द डिवाइस शोन इन द इमेज। तो यहाँ पर एक डिवाइस दिख रही है, तो ये क्या है, वेस्कुलर रिंग कनेक्टर है, कार्डियक पेसमेकर है, कार्डियक स्टंट है या फिर कोरोनरी स्टंट। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर जो ब्लॉकेज है उसको रिमूव करने के लिए क्लॉट हो सकता है, लिपिड हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो सकते हैं, उसको रिमूव करने के लिए क्या किया गया है, जो जाली टाइप से भेजी गई है जिसमें फंसा के पूरा क्लॉट बाहर निकाला जाएगा, ये क्या है, कोरोनरी स्टंट। जो आर्टरी यहाँ पर ट्यूब शेप रहेगी, कोरोनरी आर्टरी कोरोनरी स्टेंट क्या है, ट्यूब शेप डिवाइस है जो कि कोरोनरी आर्टरी इसमें क्या किया जाएगा, प्लेस की जाएगी, जो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट के लिए। तो यदि यहाँ पर किसी भी तरीके की क्या है ब्लॉकेज है या कुछ भी है तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज एन एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम दैट इज पोटेंशियली इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरप्रोमाजीन एंड अदर एंटीसाइकोटिक ड्रग इज। तो एक ऐसा ईपीएस सिम्टम आपको बताना है जो कि इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट है क्लोरप्रोमाजीन या फिर अदर एंटीसाइकोटिक ड्रग का। ऑप्शन में टॉर्टिकोलिस, टायरॉइड डिस्काइनेसिया, ऑक्यूलोग्राइक क्राइसिस या फिर स्यूडो पार्किंसनिज्म, सभी सिम्टम हैं लेकिन क्लोरप्रोमाजीन के कारण इरिवर्सिबल है और अदर एंटीसाइकोटिक ड्रग के कारण क्या होगा, टायरॉइड डिस्काइनेसिया। जितनी भी एंटीसाइकोटिक ड्रग हैं सभी मेडिसिन लो, सबके साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होती हैं इनके जो साइड इफेक्ट होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, ईपीएस सिम्टम, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। एक्यूट डिस्टोनिया, डिस्टोनिया का मतलब होगा कि जो मसल्स हैं उनमें आपका कंट्रोल क्या होना, कम होते जाना धीरे धीरे। पार्किंसनिज्म जिसमें रिजिडिटी, ब्रेडिकार्डिया, ट्रिमर्स देखने को मिलेगा आपको। अकाथेसिया में आप रेस्टलेसनेस फील करेंगे। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट में आपको फीवर रहेगा, बीपी भी आपका अनस्टेबल रहेगा। टायरॉइड डिस्काइनेसिया में इनवॉलेंट्री पैलनेस मूवमेंट होंगे जो कि फेस और अपर लिम्ब में। टायरॉइड का मतलब होगा लेट, जब आप लंबे टाइम तक मेडिसिन लेते रहेंगे तब देखने को मिलेंगे, लेकिन एज अर्ली एज तो एक्यूट डिस्टोनिया होगा, पार्किंसन टाइप के सिम्टम होंगे, रेस्टलेसनेस होगी आपको। तो यहाँ पर यही कहा है कि इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट है एंटीसाइकोटिक ड्रग या फिर क्लोरप्रोमाजीन के, तो क्या है, टायरॉइड डिस्काइनेसिया। नेक्स्ट इज सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। MSP माइनस ICP, ICP माइनस MAP, SBP माइनस ICP या फिर DBP माइनस ICP। तो जो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर है CPP है, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रैनियल प्रेशर। क्या है, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रैनियल प्रेशर। नेक्स्ट है यहाँ पर बर्ड फ्लू इज कॉज्ड बाय। तो बर्ड फ्लू किसके द्वारा होगा, बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से या फिर नन ऑफ द अबव से। तो बर्ड फ्लू का कॉज क्या है, वायरस, जो कि एवियन फ्लू H5N1। H1N1 किसके लिए है, स्वाइन फ्लू के लिए। जब बर्ड फ्लू हो रहा है तो इसका वायरस क्या होगा, H5N1 इन्फ्लुएंजा या फिर एवियन फ्लू। और स्वाइन फ्लू की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, ओसेल्टाम्पिर, एग्जाम में आती है। नेक्स्ट है यहाँ अकरेंस ऑफ ऑडिपल कॉम्प्लेक्स इज कॉमनली सीन इन विच एज। तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स किस एज में देखने को मिलेगा, गर्ल्स बिटवीन 1 to 3 ईयर ऑफ एज, बॉयज बिटवीन 1 to 3 ईयर ऑफ एज, गर्ल्स बिटवीन 3 to 5 ईयर ऑफ एज या फिर बॉयज बिटवीन 3 to 5 ईयर ऑफ एज। तो किस एज में, कौन सी एज में है जो क्या देखने को मिलेगा, ऑडिपल कॉम्प्लेक्स। ऑडिपल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो अपोजिट सेक्स की तरफ इंटरेक्ट होंगे, लड़कियां हैं तो पापा की तरफ और लड़के हैं तो मम्मी की तरफ। तो यहाँ पर वही चीज़ है। तो यहाँ पर क्या है, जो ऑडिपल कॉम्प्लेक्स किस एज में वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है 3 से 5 साल की उम्र में। किसमें, 3 से 5 साल की उम्र में। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स पूछे तो बॉयज़ के लिए है, इसके लिए बॉयज़ के लिए, और इलेक्ट्रा पूछे तो वो गर्ल्स के लिए है। आप ध्यान से देखिए, आपको एग्जाम में यदि ऑडिपल कॉम्प्लेक्स पूछा जाए
तो आपको बताना है बॉयज़ के लिए 3 से 5 साल में, गर्ल्स के लिए क्या है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इज अ गर्ल सेक्सुअल डिजायर फॉर देयर फादर एंड एनवे ऑफ मदर, मदर से चिढ़ना स्टार्ट कर देंगी लड़के। ऑडिपल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, बॉय सेक्सुअल डिजायर फॉर मदर एंड हेटर टुवर्ड फादर। तो ये चीज़ रियल में देखने को भी मिलती है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। जिनके यहाँ बच्चे होंगे वो ये चीज़ यहाँ अपने यहाँ पे घर पे इजीली इस चीज़ को फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रा फॉर गर्ल्स एंड ऑडिपल फॉर बॉयज़। ये अपोजिट सेक्सुअल डिजायर है बच्चों की, छोटे बच्चों की, स्पेशली 3 से 5 साल की एज ग्रुप में। नेक्स्ट इज डीपीटी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड एंड विच एज। तो डिप्थीरिया पर्टिसिस टिटनेस वैक्सीन किस एज में कॉन्ट्राइंडिकेट होगी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन, माइल्ड डायरिया, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल इलनेस या फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो डीपीटी किस एज में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी, तो डीपीटी होगी यहाँ पर प्रोग्रेसिव, यदि किसी को न्यूरोलॉजिकल इलनेस है। न्यूरोलॉजिकल इलनेस का मतलब है कि बच्चे को कुछ पहले से ही एनाटॉमिकल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, कन्वर्जन की हिस्ट्री में तो ये रहती ही, फैमिली नहीं बच्चे की कन्वर्जन हिस्ट्री में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री से लेना देना नहीं है, यदि बच्चे को कन्वर्जन है तो ये नहीं देंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ पर्ट्यूसिस कंटेंट के कारण, जो डीपीटी का पर्ट्यूसिस कंटेंट है उसके कारण बच्चे को और ज़्यादा कन्वर्जन्स आने का रिस्क रहेगा, इसलिए अवॉइड की जाएगी। तो यहाँ पर बच्चे में यदि न्यूरोलॉजिकल इलनेस की प्रॉब्लम है तो ऐसे केस में आप नहीं देंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए, आंसर कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन है, RH नेगेटिव मदर डिलीवर्ड अ बेबी, विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज मोर लाइकली टू बी ऑर्डर्ड फॉर द बेबी। माँ RH नेगेटिव बच्चे को डिलीवर करती है, RH नेगेटिव मदर ने डिलीवर किया है बच्चे को, तो कौन सा टेस्ट किया जाएगा बच्चे का, डायरेक्ट कूम टेस्ट, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट, प्लेटलेट काउंट या फिर ब्लड कल्चर। तो क्या है जो RH नेगेटिव मदर वाले बच्चे के टेस्ट किया जाएगा, तो मैं आपको हिंट कर देती हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट में से कोई एक होगा। एक किया जाता है बच्चे के लिए पता करने में, एक किया जाता है माँ के लिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।